हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम मेवाड़ इतिहास में महाराणा कुंभा तक के इतिहास की चर्चा कर चुके हैं और मेवाड़ के इतिहास में आज हम महाराणा कुंभा के आगे उद्दा और रायमल के बाद महाराणा सांगा की चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं दोस्तों, महाराणा कुंभा के बाद उदयकुंड, रायमल और महाराणा सांगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके कालक्रम से ही, जैसे कुंभा से ही स्टार्ट करते हैं। महाराणा कुंभा, यस महाराणा कुंभा, जैसे महाराणा कुंभा से ही स्टार्ट करते हैं, जिनका शासनकाल 1433 से लेकर 68 तक था। अब कुंभा के दो पुत्र थे, एक का नाम उद्दा या उदयकर्ण था, जिन्होंने कुंभा की हत्या की थी, जिसने कुंभा की हत्या कर दी थी। तो ये मेवाड़ का पितृहंता भी कहलाता है, या मेवाड़ के महाराणा शाखा के या फिर राणा शाखा के पितृहंता, इसको हम पितृहंता के नाम से भी जानते हैं, पितृहंता के नाम से भी जाना गया है। ये 1468 में शासक बने और अकस्मात इनके ऊपर 1473 में आकाशीय बिजली गिरी और इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद उद्दा के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों महाराणा रायमल। रायमल से ज्यादा विशेष नहीं है, पर रायमल से एक क्वेश्चन विशेष बनता है, वो है अद्भुत जी का मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ में इन्होंने शिव को समर्पित मंदिर बनवाया था। तो रायमल का जो शासन काल रहा है 1473 से 1509 ईस्वी रहा है। इनकी रानी का नाम श्रृंगार देवी था, और ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि श्रृंगार देवी राव जोधा की ही पुत्री थी, और 1453 में आवल बावल संधि के दौरान महाराणा कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का विवाह जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से कर दिया था। इसी श्रृंगारी देवी ने चित्तौड़ के अंदर घोसुंडी या घोसुंडा बावड़ी बनवाई, घोसुंडी बावड़ी या घोसुंडा बावड़ी कह सकते हैं। ये चित्तौड़ में इसी ने बनवाई, और इसी के नजदीक इसके ऊपर एक प्रशस्ति लिखवाई, जिसको घोसुंडा प्रशस्ति कहा जाता है। वहां पे अपने विवाह का उल्लेख की, रायमल का विवाह श्रृंगार देवी से हुआ, ये उल्लेख भी उसने करवाया था। अब रायमल के संदर्भ में एक विशेष क्वेश्चन और निकल के आता है, वो है जी अद्भुत जी का मंदिर। दोस्तों याद रखना, ये पेपर में काफी बार पूछा गया है अद्भुत जी का मंदिर, कि अद्भुत जी का मंदिर कहाँ है। जी, अद्भुत जी का मंदिर चित्तौड़ में है, और ये शिव को समर्पित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शिव को समर्पित है। ओके, यस, ये शिव को समर्पित है और चित्तौड़ के अंदर है, और इसका जो निर्माण करवाया है वो रायमल ने करवाया है। किसने? रायमल ने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं रायमल के बाद। रायमल के 4 पुत्र थे। हम बात रायमल से पुनः करते हैं। रायमल, जैसे रायमल की 1509 में जब मृत्यु हो जाती है, 73 से 1509, तब इनके 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष स्टार्ट होता है। और इनके 4 पुत्र कौन से थे? सबसे बड़े पुत्र का नाम था पृथ्वीराज, जो पृथ्वीराज सिसोदिया के नाम से जाने गए हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया। और उनके छोटे भाई जयमल, जयमल के बाद राय सिंह, और राय सिंह के बाद संग्राम सिंह, या संग्राम सिंह प्रथम। यही संग्राम सिंह प्रथम इतिहास में आगे चल करके महाराणा सांगा के नाम से जाने जाते हैं, महाराणा सांगा के नाम से जाने जाते हैं। तो कहते हैं जब इन्होंने आपस में उत्तराधिकारी संघर्ष स्टार्ट हुआ, तो पृथ्वीराज सिसोदिया राजा का हकदार बनता था, क्योंकि सबसे बड़ा पुत्र था। परंतु रायमल ने अपने पुत्र, सबसे प्रिय छोटे पुत्र संग्राम सिंह उर्फ सांगा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था,
इसी बीच इनमें आपस में भाइयों भाइयों में झगड़ा हो गया और पृथ्वीराज सिसोदिया और संग्राम सिंह के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें संग्राम सिंह उर्फ महाराणा सांगा की एक आंख भी चली गई, यानी ये काणा राजा था। इसके बाद इसमें एक बात और भी ध्यान रखना कि जब ये उत्तराधिकारी संघर्ष स्टार्ट हुआ तो जयमल इसका क्या था, सहयोगी था। जयमल इसका सहयोगी था। जब संग्राम सिंह के ऊपर जब पृथ्वीराज सिसोदिया ने आक्रमण किया तब महाराणा सांगा अजमेर चले गए और अजमेर में उनको करमचंद पवार ने शरण दी। कहां चले गए, अजमेर चले गए। दोस्तों अजमेर के अंदर इस संग्राम सिंह को जो शरण दी है उसका नाम था करमचंद पवार। करमचंद पवार, और करमचंद पवार ने इनको शरण दी और फिर सेना एकजुट की और फिर यहाँ का क्या बना दिया, शासक, यानी मेवाड़ का इसे वहां पे शासक घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं दोबारा पृथ्वीराज सिसोदिया से। ये पृथ्वीराज सिसोदिया एक तो उड़ना राजकुमार के नाम से जाने गए हैं, उड़ना राजकुमार आप ये जानते हो। नेक्स्ट है उड़ना पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज के नाम से भी जाना गया है। अब पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में जानते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने एक बार अजय मेरू दुर्ग को जीता और अजय मेरू दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ रख दिया था, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। यानी इनकी रानी का नाम क्या था, तारावती था। यस, इनकी रानी का नाम तारावती था। ओके, और इसकी रानी के नाम पर इन्होंने अजय मेरू दुर्ग का नाम जो रखा था, अजय मेरू दुर्ग का नाम बदल करके तारागढ़ रख दिया था। ये बात भी हम जान चुके हैं। अब इस तारावती के साथ एक दासी थी और उसी दासी का एक पुत्र होता है आगे, जो क्या कहलाया, बनवीर। दासी पुत्र है बनवीर। याद रखिएगा, इस दासी पुत्र जो बनवीर है वो तारावती की दासी जो साथ में थी उन्हीं का एक पुत्र है, यानी कहें पृथ्वीराज सिसोदिया का ही पुत्र कौन था, बनवीर था। ओके, अब बात करते हैं हम महाराणा संग्राम सिंह उर्फे सांगा की। देखिए महाराणा संग्राम सिंह जब 1509 में जब शासक बनते हैं, 1509 5 मई 1509 में शासक बनते हैं और 1509 से लेकर 1528 तक इनका शासनकाल रहता है। अब संग्राम सिंह के अगर हम यहाँ पे थोड़ी उपाधियों की भी चर्चा कर लें, जैसे एक उपाधि तो इनकी संग्राम सिंह की जो उपाधि है वो है रावत की, रावत उपाधि। और याद रखिए कि रावत उपाधि इनको करमचंद पवार ने ही दी है। दूसरी, इसे सैनिक का भग्नावेश कहा जाता है, सैनिक का भग्नावेश। अब सैनिक का भग्नावेश जो नाम दिया है वो उपाधि दी है कर्नल जेम्स टोड ने दी है, क्योंकि संग्राम सिंह का जो चेहरा है उन्हीं की सेना में एक सैनिक था जिसका नाम झाला अज्जा था, यानी झाला अज्जा का भग्नावेश भी कह सकते हैं। झाला अज्जा जैसे दिखते थे, झाला अज्जा जैसे, या फिर कहें कि संग्राम सिंह के भूब कौन लगता था, झाला अज्जा ही लगता था। ये जो इनको उपाधि दी है दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो इनको उपाधि दी है ये कर्नल जेम्स टोड ने दी है, कर्नल जेम्स टोड। यस, कर्नल जेम्स टोड ने दी। अब दोबारा से एक उपाधि तो देखिए इनकी कौन सी है, रावत की है, दूसरी सैनिक का भग्नावेश है। एक इसकी सबसे इंपोर्टेंट जो काफी बार पेपर में पूछी गई है, हिंदू पथ, हिंदू पथ। यस, हिंदू पथ की जो उपाधि है, ये हिंदू पथ की उपाधि संग्राम सिंह उर्फ सांगा ने खातौली युद्ध के विजय के बाद खुद ने धारण की थी, यानी स्वयं ने खातौली युद्ध के बाद धारण की थी। याद रखना ये बात। ओके, अब हम बात करते हैं संग्राम सिंह के समकालीन, यानी महाराणा संग्राम सिंह या संग्राम सिंह प्रथम या महाराणा सांगा के समकालीन कौन कौन शासक हुआ करते थे, उनका विजय अभियान क्या क्या था, ये अपन आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए महाराणा सांगा उर्फ संग्राम सिंह प्रथम के समकालीन, यानी कौन कौन इनके शासन के समकालीन हुआ करते थे। यानी जब राजस्थान में मेवाड़ के अंदर अधिकार महाराणा सांगा का था,
या संग्राम सिंह का था? उस समय मालवा के शासक कौन थे, गुजरात के शासक कौन थे, दिल्ली के शासक कौन थे? तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यही बात याद रखना है कि मालवा के शासक कौन थे। यस, यानी महाराणा सांगा के या संग्राम सिंह प्रथम के जो समकालीन मालवा के शासक रहे हैं, वो सबसे पहले जब 1509 में ये शासक बने उस समय नादिर शाह शासक थे और नादिर शाह की 1511 में मृत्यु हो जाती है। 1511 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। फिर चंदेल मदेनी राय के सहयोग से उन्हीं का पुत्र महमूद खिलजी सेकंड शासक बनता है। तो शासक थे महमूद खिलजी सेकंड। यस, महमूद खिलजी सेकंड थे। ओके, अब इसके बाद 2 नंबर बात आती है कि इनके समकालीन गुजरात के शासक कौन थे? गुजरात के शासक, यस दोस्तों याद रखिएगा, गुजरात के हुआ करते थे महमूद बेगड़ा। कौन है? महमूद बेगड़ा। यानी गुजरात के शासक उस समय महमूद बेगड़ा थे और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी थे। यानी दिल्ली के अंदर जो शासन था वो इब्राहिम लोदी का था। तो दिल्ली के शासक थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं महाराणा सांगा उर्फे संग्राम सिंह की जो विजय अभियान रही है, वो विजय अभियान कौन कौन सा रहा है, इनका जो कौन कौन से युद्ध इन्होंने जीते हैं। हम लास्ट में खानवा के युद्ध पे अलग चर्चा करेंगे। अब देखिए संग्राम सिंह का यानी सांगा का विजय अभियान, विजय अभियान, इन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते? विजय अभियान के दौरान इन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते? तो दोस्तों इनके युद्ध क्रम की अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, विजय अभियान में सबसे पहले आता है खातौली का युद्ध। कौन सा? खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी को, और खातौली पड़ती है जी बूंदी में। कहां पड़ती है? बूंदी। आपको पहले तो युद्ध का क्रम ध्यान होना चाहिए कि कौन सा युद्ध किस कब हुआ और वो स्थान कहां पे है। खातौली का युद्ध कहां हुआ था? बूंदी में हुआ था 1517 में। इसके बाद 2 नंबर जो युद्ध हुआ वो था बाड़ी का युद्ध। कौन सा? बाड़ी का युद्ध। और बाड़ी पड़ती है साहब धौलपुर में, और ये 1518 ईस्वी को हुआ था धौलपुर में, ये बाड़ी का युद्ध। ओके, 3 नंबर जो इनका विजय अभियान रहा है वो रहा है गागरोनगढ़ का झालावाड़, गागरोनगढ़ युद्ध का युद्ध। और ये युद्ध हुआ 1519 ईस्वी को, और गागरोनगढ़ जो है वो झालावाड़ में है। कहां? झालावाड़ में। नेक्स्ट बात आती है इनके विजय अभियान में बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध जो 1527 को यानी 16 फरवरी 1527 को भरतपुर के मैदान में लड़ा गया था, भरतपुर। अब सबसे पहले तो हमें यही बात याद रखनी पड़ेगी कि इनके विजय अभियान में कौन कौन से युद्ध इनके द्वारा जीते गए हैं। कई बार क्या करता है, इनके युद्धों का दे देता है कि इनमें से सुम्मिलित कीजिए। जैसे 4 दे दिया, 4 खातौली, बाड़ी, गागरोन, बयाना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, फिर ऑप्शन बनाता है। जैसे पहले में दिया कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, उसके क्रम को सुम्मिलित कीजिए, ऐसा भी दे सकता है। तब क्या नहीं देता? तिथियां नहीं देता। यह हमें याद रखना पड़ेगा कि खातौली का 17 में, बाड़ी का 18 में, गागरोन का 19 में और बयाना का 27 में। ओके, देखिएगा अब हम ये बात भी हमें याद होना चाहिए कि इस विजय अभियान के दौरान इन्होंने किन किन को हराया था। यस, यहां खातौली का युद्ध जो हुआ था वो दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। किसके साथ है? इब्राहिम लोदी। और इसमें इब्राहिम लोदी हारे थे। हम बात करें सांगा के विजय अभियान की, यानी जो इन्होंने युद्ध जीते हैं। इसके बाद बाड़ी का युद्ध जो हुआ था वो इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी की सेना के यहां पे 2 सैनिक थे या सेनापति थे जो इनका नेतृत्व कर रहे थे, मियां हुसैन और मियां मक्खन। मियां हुसैन और मियां मक्खन, मियां
मक्खन। ओके, अब गागरोनगढ़ जो युद्ध हुआ है, या गागरोनगढ़ जो 1519 में झालावाड़ में जो युद्ध हुआ, और वो किसके बीच हुआ था, तो आपको याद रखना है ये युद्ध हुआ था जी महमूद खिलजी सेकंड के साथ, और ये युद्ध हुआ था बाबर के साथ। ये चारों के चारों युद्ध सांगा ने जीते हैं, इनका विजय अभियान रहा है। तो आपको ये बात याद रखनी कि खातौली, बाड़ी, गागरोनगढ़, बयाना का युद्ध जो हुआ 1517, 18, 19, 27, और बूंदी है, धौलपुर में है। बाड़ी कहाँ है? धौलपुर में है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो थोड़ा सा, अगर हम मारवाड़ी में थोड़ा यूज कर लें। देखो खाती है ना, खाती वो बूंदिया खानागरो, बेन बाड़ी में बाढ़ की बैंक के मार्या, धोड़ मार्या। वो जाड़ा में आयडो गांव तो फिरे हो, पर बब्बर ने पूछ ली कि कैया मार्यो, तो बोले भैया मार्यो, भर भर मार्यो, खा के देख ले। आप बात भी यहाँ याद राखी जा सके। तो देखो ए पे थोड़ी सी महमूद बेगड़ा पे थोड़ी सी विस्तारित चर्चा करते हैं। देखो गागरोनगढ़ का युद्ध का मूल कारण क्या था? मूल कारण रहा दोस्तों, मेदिनी राय जो थे, मेदिनी राय इसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। किसके? महमूद खिलजी के। और इस मेदिनी राय को जब महमूद बेगड़ा ने मारना चाहा, या ये कह दें कि जब इन्हें मालवा से या गुजरात से निकाला, तब इसको शरण दी थी कुंभा ने, नहीं सॉरी, तब इनको सांगा ने शरण दी थी, तब इनको सांगा ने शरण दी। और सांगा ने शरण दे करके इनको झालावाड़ परगने का जागीरदार बना दिया, यानी इनको झालावाड़ का शासक बना दिया। झालावाड़ परगना जागीर में दिया। इस बात से नाराज कौन था? महमूद खिलजी नाराज था। तो महमूद खिलजी इस मेदिनी राय को वापस ना लौटाने की वजह से सांगा पर आक्रमण कर देते हैं, और फिर वो युद्ध होता है गागरोनगढ़ का युद्ध। परंतु इस युद्ध के अंदर जो सांगा का सहयोगी है, सांगा का सहयोगी यानी सांगा का जो साथ देते हैं, वो होता है मेदिनी राय। मेदिनी राय ने ही सांगा का सहयोग दिया, यानी सांगा की हेल्प की। पर सांगा की जब सहायता की तो सांगा इसके युद्ध की वीरता को देखते हुए बड़े खुश हुए, और सांगा ने इस मेदिनी राय को अपने एक तो सोने का जो मुकुट था, वो सोने का मुकुट और सोने की कमर पेटिका, सोने की कमर पेटिका, इसको उपहार स्वरूप दान में दे दी, यानी भेंट कर दी। अब ये बात, इस बात का जो उल्लेख है, इसका उल्लेख कहां मिलता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका उल्लेख मिलता है निजामुद्दीन अहमद की एक पुस्तक है तबकाते अकबरी, यानी किस में उल्लेख मिलता है? निजामुद्दीन अहमद की करती तबकाते अकबरी में, तबकाते अकबरी। इस करती के अंतर्गत निजामुद्दीन अहमद कहते हैं कि सांगा का जब मेदिनी राय ने सहयोग किया था, तो खुश होकर के अपने सोने का जो मुकुट था वो और कमर पेटिका, सोने की कमर पेटिका इनको भेंट स्वरूप दे दी थी। इसके बाद हम थोड़ी सी बयाना युद्ध की चर्चा करते हैं कि बयाना युद्ध का कारण क्या था। बयाना युद्ध का कारण, दोस्तों बयाना युद्ध का मूल कारण सांगा के द्वारा, इसका जो मूल कारण था वो सुनिएगा, यानी सांगा का पानीपत के युद्ध में साथ न देना, इसका मूल कारण था। जो बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 भरतपुर को हुआ, इसमें बाबर हार जाते हैं। युद्ध से पहले
ब्याना का युद्ध नहीं होता उससे पहले उन्हीं का एक ज्योतिषी था जिनका नाम था मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ ये घोषणा कर देते हैं कि बाबर इस युद्ध में हारेगा और सांगा इसमें विजय रहेगा। तो बाबर ने उस मोहम्मद शरीफ की हत्या करवा दी। परंतु ब्याना युद्ध का जो मूल कारण है वो सांगा का पानीपत के युद्ध में साथ न देना ही इसका मूल कारण है। दोस्तों एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि बाबर को भारत आने का निमंत्रण दौलत खां और आलम खां ने दिया। तब जब ये भारत आना चाहते थे तब उनको सांगा की बढ़ती हुई शक्ति से डर था कि कहीं सांगा अपना विरोध ना करे, इसीलिए उन्होंने सांगा से समझौता करना चाहा और सलहदी तवर के जरिए सांगा को कहलवा दिया इब्राहिम लोदी के विरुद्ध मेरा साथ दीजिए, अगर मैं दिल्ली पर अधिकार कर लेता हूं तो दिल्ली तक का शासन आपका हो जाएगा और आगरा तक का शासन मेरा हो जाएगा। इस बात को लेकर के सांगा ने भी क्या कर दी, हां कर दी। पर सांगा के हां करने पर सामंतों ने कहा कि आज आप इब्राहिम लोदी के साथ अगर विश्वासघात कर रहे हो, कल को बाबर आपके साथ विश्वासघात करके कहीं मेवाड़ को ना छीन ले। तो ऐसा कहने पर सांगा ने पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का साथ नहीं दिया और बाबर का साथ न देने के कारण ही फिर होता है ब्याना का युद्ध, यानी दिल्ली के पर अधिकार बाबर का हो जाता है। और जब बाबर का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है तो ब्याना को भी अपने हाथ में ले लेता है। जब ब्याना को अधिकार में लेता है तभी मूल कारण बनता है ब्याना का युद्ध जो 16 फरवरी 1527 को होता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाबर के भारत आगमन की और पानीपत के प्रथम युद्ध की, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे खानवा के युद्ध और खानवा के युद्ध में सांगा के सहयोग की, यानी पूरा का पूरा डिटेल से हम चर्चा करेंगे कि खानवा का युद्ध कहां पर लड़ा गया, कौन इसके सहयोगी थे, किस प्रकार से इनके प्राणों की रक्षा की गई। तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।